हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशंस हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो आज का ये वीडियो एमए हिंदी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर हम आपका MHD 04 जो कि नाटक और अन्य गद्य विधाएं हैं उसका जो पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्पेशली जून सेशन के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। MHD 04 का जो गेस्ट पेपर है वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाएंगे। अगर आपको उसे परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ गाइस, देखो जो गेस्ट पेपर होगा उसमें आपको सारे आंसर्स डिटेल्ड मिलेंगे। वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है, वीडियो में सिर्फ आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, ये 4 क्वेश्चंस जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, MHD 02 में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया था एंड इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा टॉपिक्स को आप कवर करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम के जो क्वेश्चंस का आने का चांस है वो बढ़ जाता है। तो आपका जो ये अंधेर नगरी वाला जो है ना आपका नाटक, इससे भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो वो इस नाटक परंपरा में जो है मतलब इसका क्या स्थान है इसके बारे में पूछेंगे, या फिर वो इसमें जो व्यंग्य है उसका पूछेंगे कि पूरा उसका उदाहरण देकर आपको समझाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो एक निबंध है कुटज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप चाहो तो अपनी बुक से भी इन सारी यूनिट्स को कवर कर सकते हो। स्कंदगुप्त नाटक भी आप लोगों को करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियसली 2 बार इससे क्वेश्चन आया है। तो इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने के बाद हम पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आएंगे, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो गाइस देखो, आधुनिक हिंदी नाट्य परंपरा में अंधेर नगरी का जो स्थान है आपको उसके बारे में बताना है। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक यथार्थवादी नाटक है, जिसे 1881 में लिखा गया था। यह नाटक न केवल आधुनिक हिंदी नाट्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रखर एक दस्तावेज है। तो ये जो नाटक है वो एक यथार्थवादी नाटक है। यथार्थवादी का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हमें इसमें मनगढ़ंत देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि उस टाइम पे जो समाज था, जो राजनीति थी, जो संस्कृति थी, उसके बारे में पूरा विवरण हमें इसमें मिलता है। और इसका जो ये टाइटल है अंधेर नगरी, वो भी एक तरीके से प्रतीकात्मकता के तरीके से यूज किया गया है। उस टाइम पे समाज में जो मतलब जो चीजें चल रही थी उनको ध्यान में रखते हुए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे 1881 में लिख दिया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आज जो हिंदी नाट्य परंपरा है उसमें इस नाटक का क्या स्थान है। तो सामाजिक यथार्थ का प्रभावशाली चित्रण हमें इस नाटक में देखने के लिए मिलता है। उस समय भारतीय समाज की वास्तविक जो समस्याएं थी, जैसे कि गरीबी, शोषण, सामाजिक अन्याय को स्पष्ट रूप से इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह आम जनमानस के अनुभवों से जुड़ता है। यह नाटक शासन व्यवस्था और सामाजिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य करता है। हास्य की शैली में गहरी गंभीरता भी इसमें हमें छिपी हुई देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया कि उस टाइम पे समाज में जो विसंगतियां थी, जैसे कि गरीबी, शोषण, इन सब के बारे में इस नाटक में लिखा गया है। और ये जो नाटक है ये उस समय जनता के अंदर चेतना जगाने के लिए, राजनीतिक चेतना जनता के अंदर जगाने के लिए लिखा गया था। अंधेर नगरी ब्रिटिश शासन की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं पर परोक्ष कटाक्ष करता है, जिससे यह एक राजनीतिक रूप से जागरूक नाटक के रूप में भी उभरता है। नाटक की भाषा सरल है और जनमानस को समझ में आने वाली है, जिससे यह बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचने में सफल रहा। इससे हिंदी नाट्य लेखन की लोकप्रियता भी बढ़ जाती है। पात्रों और घटनाओं के माध्यम से प्रतीकों का उपयोग करके लेखक ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था, उस समय प्रशासन में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा था, ठीक है, उसके बारे में लिखा है उन्होंने। और कैसे जो मतलब प्रशासन है वो विफल हो जाता है, और समाज में जो विसंगतियां थी, समाज में जो जटिलताएं थी, उनके बारे में उन्होंने इस नाटक में लिखा है। इन सभी चीज़ों को उन्होंने उजागर किया है। यद्यपि यह नाटक 19वीं शताब्दी में लिखा गया था,
परंतु इसमें वर्णित समस्याएं आज भी समाज में देखी जा सकती हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि जो नाटक है ना वो क्या कर रहा है गाइज, समस्याएं खड़ी कर रहा है। सॉरी, आज की जो समस्याएं हैं वो हमें इस नाटक में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में लिखा गया था और जिन समस्याओं के बारे में इस नाटक में बताया गया था वो सारी समस्याएं हमें आज भी समाज में देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार। ठीक है, अंधेर नगरी में हिंदी नाटक को रंगमंचीय दृष्टि से सशक्त बनाया और आने वाले नाटककारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी इसने कार्य किया। अंधेर नगरी आधुनिक हिंदी नाट्य परंपरा में एक मील का पत्थर है। यह न केवल अपने समय की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को व्यंग्य, यथार्थ और प्रतीकात्मकता के माध्यम से समाज की आलोचना करने की प्रेरणा भी देता है कि कैसे हम समाज का, सरकार की आलोचना कर सकते हैं नाटक के माध्यम से। तो हिंदी साहित्य और रंगमंच के इतिहास में इसका स्थान जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका सेम इसी से ही है बट थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, जिसमें आपको बताना है कि अंधेर नगरी नाटक में जो भी हमें व्यंग्य देखने के लिए मिलता है उसको आपको पूरा बताना है कि क्या इसमें व्यंग्य हमें देखने के लिए मिलता है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित एक व्यंग्य प्रधान प्रहसन है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज, न्याय व्यवस्था और शासन तंत्र पर तीखा व्यंग्य किया था। यह नाटक न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि गहराई से सोचने पर भी मजबूर करता है। नाटक में व्यंग्य का प्रयोग हास्य, प्रतीक, भाषा और पात्रों के माध्यम से हुआ है, यानी कि कुछ हंसने वाली चीजें हैं, कहीं पे भाषा ऐसी यूज की गई है, कुछ पात्र ऐसे लाए गए हैं जहां से उन्होंने व्यंग्य कसा है। व्यंग्य के प्रमुख रूप और उनका उपयोग देखेंगे तो हमें हास्य व्यंग्य देखने के लिए मिलता है, जब नाटक में राजा और दरबारियों की मूर्खता और अनियंत्रित शासन को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। टके शेर भाजी टके शेर खाजा जैसी पंक्ति राज्य की आर्थिक मूर्खता और नीति निर्धारण में विवेक के अभाव को दर्शाती है कि वो जो है अंधाधुंध नीतियां बनाए जा रहे हैं पर नीति निर्धारण में अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का वो उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें राजा और दरबारी जो है वो एक तरीके से हास्य के माध्यम से मूर्ख दिखाए गए हैं। फिर हमें प्रतीकात्मक व्यंग्य भी देखने के लिए मिलता है। चौपट राजा और अंधेर नगरी केवल पात्र या स्थान नहीं है बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन की निरंकुशता है, यानी कि वो प्रतीक है किसका, ब्रिटिश शासन का प्रतीक है, जो कि समाज में दुर्व्यवस्था का भी प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से भारतेंदु ने सत्ता के दुरुपयोग और अंधी न्याय प्रणाली की क्या करी है, आलोचना भी की है। समझ में आया। और भाषा कैसी है, नाटक में प्रयुक्त स्थानीय और प्रचलित शब्द जैसे कि चांगना, टके शेर आदि व्यंग को और सशक्त बनाते हैं। पात्रों के माध्यम से भी उन्होंने व्यंग कसा है, जैसे कि गोवर्धन दास लालच, मूर्खता और अंधभक्ति का प्रतीक था वहां पर। उसके अलावा उसकी नियति ने क्या दर्शाया कि बिना विवेक के किया गया निर्णय समाज को कैसे प्रभावित करता है। जो राजा है वो पूरी तरह से विवेकहीन है, निरंकुश है और न्याय से विमुख है। उसका निर्णय प्रक्रिया न्याय और शासन की खोखली व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य कसता है। भारतेंदु ने पूरे नाटक में राजनीतिक विफलताओं, सामाजिक विसंगतियों और न्याय के अभाव को व्यंग्यात्मक शैली में क्या करा है, उजागर किया है। कुछ उदाहरण थे, जैसे कि ये वाला मैंने आपको बताया था, राजा की निरंकुशता हमने देखी कि राजा के निर्णय में कोई भी न्याय बुद्धि नहीं है। अंततः फांसी एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो अपराधी नहीं है। यह न्याय के नाम पर चल रही अराजकता का क्या होता है, प्रतीक होता है। यह पात्र तत्कालीन समाज में फैली लालच, अंधविश्वास और विवेकहीनता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके संवाद और निर्णयों में समाज की कमजोरियों का चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। तो गाइस ओवरऑल आप बताएंगे कि अंधेर नगरी एक ऐसा नाटक है जो व्यंग्य को केवल हास्य तक सीमित नहीं रखता बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी माध्यम बनाता है। तो केवल हंसने के लिए नहीं है बल्कि हमें सामाजिक तौर पे जागरूक करने के लिए, राजनीतिक चेतना हमारे अंदर जगाने का एक माध्यम है। भारतेंदु ने इसे एक ऐसा दर्पण बनाया जिसमें समाज अपनी कमियों को देख सके। व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने न केवल तत्कालीन यथार्थ को उजागर किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी
सोचने और व्यवस्था पर प्रश्न उठाने की प्रेरणा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमें बताना है कि जो कुटज निबंध है उनके निबंधों की जो विशेषताएं हैं, ओवरऑल हमें उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो हम बताएंगे कि उनके निबंधों में हमें सहजता से विषय वस्तु की प्रस्तुति, जो भी उसका विषय वस्तु होता है उसको सहजता से वो प्रस्तुत करते हैं। द्विवेदी जी साधारण विषयों को असाधारण भाव बोध के साथ प्रस्तुत करते हैं। कुटज जैसे सामान्य वनस्पति के माध्यम से उन्होंने क्या करा, जीवन दर्शन और मानवीय संघर्षों की गहराई को सहज भाषा में चित्रित किया है। तो कुटज जो है यहाँ पर किस चीज का सिंबल है, जीवन दर्शन का। ठीक है, जीवन दर्शन और मानवीय संघर्ष का यहाँ पे हमें जो कुटज है वो प्रतीक देखने के लिए मिलता है। कुटज में भावनाओं का एक गहरा प्रवाह है। पौधे के माध्यम से, ठीक है, ये जो पौधा है, पौधे के माध्यम से उन्होंने पीड़ा, ठीक है, संघर्ष एंड सौंदर्य को महसूस कराया है। यह भावनात्मकता उनके अन्य निबंधों को भी प्रभावशाली बनाती है। पाठक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक उसके साथ संवाद कर रहा हो। कुटज में कुटज पौधे से जो आत्मीय जुड़ाव दर्शाया गया है, वहां लेखक की मानवीय दृष्टि और करुणा को भी उजागर किया गया है। द्विवेदी जी अपने निबंधों में गहन विद्वता और सांस्कृतिक बोध भी प्रस्तुत करते हैं, यानी कि संस्कृत साहित्य से उदाहरण वगैरह वो देते हैं, पौराणिक आयुर्वेद से, जिससे कि वो संस्कृति की जो महत्ता है, मतलब जो महत्व है, उसको वो अपने निबंधों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का इतिहास और उसको अपने निबंधों के माध्यम से वो क्या करते हैं, उजागर करते हैं। उनकी जो भाषा है उसमें वो पूरी की पूरी विद्वतापूर्ण होती है, सहज और सरस होती है। कुटज की भाषा में हमें प्रवाह देखने के लिए मिलता है, लय और चित्रात्मकता देखने के लिए मिलती है, जिससे कि जो भी उसे पढ़ता है वो व्यक्ति पूरा का पूरा उस विषय में डूब जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लेखन में सूक्ष्म व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। कुटज में उन्होंने समाज की कृत्रिमता, बनावटी सौंदर्य बोध और पर्यावरण उपेक्षा पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी की हैं। एंड फाइनली हम निष्कर्ष में बताएंगे कि कुटज निबंध द्विवेदी जी के ललित निबंधों की समग्र विशेषताओं का प्रतीक है, जिसमें गहन विषय वस्तु की सहज अभिव्यक्ति, भावनात्मक गहराई, आत्मीयता, सरस भाषा, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। एंड आपका एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया जो नाटक है स्कंदगुप्त, उससे पूछा जाता है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखा स्कंदगुप्त, वो हिंदी नाट्य साहित्य में उसका एक मतलब काफ़ी अच्छा उदाहरण है। रंगमंचीय संभावनाओं की दृष्टि से इस नाटक में कई विशेषताएं और कुछ चुनौतियां हमें दोनों देखने के लिए मिलती हैं। इसमें हमें अनेक पात्र देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से कई को पर्याप्त विकास और प्रस्तुति के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। कई सारे पात्र देखने के लिए हमें इसमें मिलते हैं। इसमें दर्शक के लिए सभी पात्रों को याद रखना और उनसे जुड़ाव बनाना कठिन हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, एक चुनौती है। समझ में आया कि क्या चुनौती है, कि इसमें हमें पात्रों की अधिकता देखने के लिए मिलती है। स्कंदगुप्त के संवाद प्रायः गहन भावनात्मक और जटिल भाषा से युक्त है, जिससे कि अभिनेताओं के लिए उच्च स्तर की तैयारी एवं प्रदर्शन की ये मांग करता है। ठीक है, तो अब जो भी इस नाटक में अभिनेता बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उच्च स्तर का प्रदर्शन उन्हें करना पड़ेगा। तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है। नाटक में घटनाओं और दृश्यों की संख्या अधिक होने के कारण मंचन में बार बार स्थानांतरण और परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, जिससे मंच व्यवस्था जटिल हो सकती है। नाटक में कई गीत हैं जो कथानक पात्रों की भावनाओं को उभारते हैं, परंतु उनका प्रभावी मंचन समय और संसाधन दोनों की मांग करता है। तो कई सारे गीत हैं। तो ओवरऑल आप समझ गए कि क्या क्या चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि इसमें हमें पात्रों की अधिकता देखने के लिए मिलती है। दूसरा, इसके संवाद जटिल हैं, जो काफ़ी ज़्यादा तैयारी की मांग करते हैं।
कई सारी घटनाएं हैं, घटनाओं की बहुलता है, तो मंच की व्यवस्था भी इसमें जटिल होती है। और नाटक में कई गीत, कथानक आदि हमें स्कंदगुप्त में देखने के लिए भी मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसमें रंगमंचीय खूबियां हैं। तो स्कंदगुप्त के ऐतिहासिक विषय को लेकर नाटक दर्शकों को आकर्षित करता है, जिससे इसमें एक विशिष्ट गंभीरता और गरिमा आती है। पात्रों की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं का एक सुंदर चित्रण अभिनेताओं को अभिनय की गहराई भी प्रदान करता है, जिससे नाटक अधिक जीवंत और प्रभावशाली भी बन जाता है। ठीक है, और हमें इसमें देशभक्ति और प्रेम देखने के लिए मिलता है। नाटक में देशभक्ति की भावना और प्रेम की गुथनी जो है दर्शकों को भाव विभोर कर देती है, जो रंगमंच पर गहरा प्रभाव डालता है। गीतों का एकदम सही और सुसंगत इसमें उपयोग किया गया है, लय है, भावनात्मक प्रभाव हमें उसमें देखने के लिए मिल रहा है। और मुख्य पात्रों के आंतरिक संघर्ष और विरोधाभासों को अभिव्यक्त करने वाला यह नाटक दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो स्कंदगुप्त नाटक रंगमंचीय दृष्टियों से चुनौतियां तो प्रस्तुत करता है, जैसे कि पात्रों की संख्या, जटिल संवाद, किंतु इसकी ऐतिहासिक महत्ता, गहन पात्र चित्रण, देशभक्ति की संवेदनशील प्रस्तुतिकरण और गीतों का कलात्मक समावेश इसे मंच पर एक प्रभावशाली नाटक बनाता है। क्या बनाता है? इसे मंच पर एक प्रभावशाली नाटक बनाता है। यदि इन चुनौतियों का सही प्रबंधन किया जाए तो स्कंदगुप्त रंगमंच पर दर्शकों को एक समृद्ध और यादगार अनुभव प्रदान करता है। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।